ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अभी हमने पढ़ा है। इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो आया था ये इक्वल आया था, एक कांस्टेंट था रेट कांस्टेंट इनटू जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब R इक्वल्स टू जो आया था K इंटू, अगर K को हटाएंगे तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने 11th में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हमने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उसमें फिक्स था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब जो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन वो स्पेशल केस है रेट लॉ एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसे बोल सकते हैं। और दोनों में डिफरेंस वही है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेंगे और लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, क्योंकि कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जैसे कि अब ये तो एक्सपेरिमेंटली है, तो कौन जीरो ऑर्डर होगा कौन नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग देख सकते हैं जैसे कि 2HI जो हमारा गोल्ड के साथ होता है कैटेलाइज करके H2 + I2, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखेंगे K इंटू HI का पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो HI मतलब कंसंट्रेशन ऑफ HI, इसका पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा। मतलब रेट जो है K के इक्वल होगा। इसके बाद जैसे H2 + Cl2 है, सनलाइट के प्रेजेंस में HNU के प्रेजेंस में 2HCl देता है गैसियस स्टेट में। ये भी गैस होता है और ये भी गैस होता है, तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो R इक्वल्स टू क्या होगा, K H2 का पावर 0 इंटू Cl2 का पावर 0। मतलब इस केस में भी R इक्वल्स टू K आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और एक चीज़ याद रखना, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन है सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर। जैसे कि हमारा मान लो रेडियम है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है 88226, ये कन्वर्ट हो जाता है रेडॉन में। रेडियम जो है कन्वर्ट हो जाता है रेडॉन में, रेडॉन का होता है 86222 और एक अल्फ़ा पार्टिकल He24 निकलता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर। तो K इंटू RA का पावर 1 हो जाएगा, रेडियम के एक्टिव मास का पावर 1। जितने भी नेचुरल आर्टिफिशियल जो भी है रेडियो एक्टिव डीके, ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद और भी बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक दो हम लोग केमिकल रिएक्शन का देख लेते हैं। जैसे कि हमारा 2H2O2 है, 2H2O + O2 देता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमने PDF में शेयर भी किया है और साइड में अगर आपको दिख रहा है देख सकते हैं। R इक्वल्स टू K H2O2 का पावर क्या आ जाएगा, 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सबके एक एक एग्जाम्पल याद रखना कम से कम। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बोला न्यूक्लियर रिएक्शन, ये याद ही रहेगा, H2O2 का एक ले लेना, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं। ये HI गोल्ड के साथ कैटेलाइज होकर H2O2 देता है। दूसरा हमने H2Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में बताया। उसी तरह सेकेंड ऑर्डर का भी एक एग्जाम्पल याद रखना कम से कम। जैसे कि हमारा 2NO2, ये डिकम्पोज होगा तो 2NO + O2 देगा। तो जैसे 2NO2 है, डिकम्पोज होके 2NO + O2 देता है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, K इंटू NO2 का पावर 2। उसी तरह और भी ले सकते हैं, जैसे कि दो वाला, ये तो एक ही रिएक्टेंट है जिसका ऑर्डर जो है 2 था। दो रिएक्टेंट वाला ले लेते हैं H2 + I2 2HI। तो इसके लिए ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे, K इंटू H2 का पावर 1 इंटू I2 का पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका भी देखो क्या है, 2, पावर 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इसी तरह हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा 2NO है, ये Br2 के साथ रिएक्शन करके 2NO Br बना रहा है।
तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, के NO का पावर 2 इंटू Br2 का पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या आ जाएगा, 2 + 1 दैट इज़ 3, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 4KClO3 है, इसे डिकम्पोज करते हैं तो 3KClO4 + KCl, ठीक है। तो इसमें जो हमारा है रेट क्या हो जाएगा, K इंटू KClO3 का पावर 4। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो गया, 4। इससे ज़्यादा हायर ऑर्डर रिएक्शन 6, 7, 8 का ज़्यादा एग्जिस्ट करता नहीं है। और हमने बोला था जो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये फ्रैक्शनल भी होता है। तो एक फ्रैक्शनल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे कि हमारा COCl2 है, COCl2 होता है फॉस्जीन, ये डिकम्पोज होता है CO + Cl2 में। तो इसका रेट होता है K इंटू COCl2 का पावर 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या आ गया, 3/2 मतलब 1.5, तो फ्रैक्शनल आ गया। तो ये तो हमने एक रिएक्टेंट वाला लिया। अब दो रिएक्टेंट वाला देख लेते हैं, जैसे कि CO + Cl2, इसी का जस्ट अपोजिट ले लेते हैं COCl2। इसमें रेट देखोगे तो क्या होगा, K CO का पावर 2 Cl2 का पावर हाफ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें भी क्या आएगा, 2.5, दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बोर्ड और कॉम्पिटिटिव, बोर्ड में ज़्यादा आते हैं, कॉम्पिटिटिव में कम आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं ज़्यादा, ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर वाला लेंगे, तो पहले स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जनरल लिखते हैं। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग उस रिएक्शन को बोलेंगे जिसका एक्चुअल ऑर्डर हम लोग जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे डिफरेंट आएगा। रिएक्शंस whose actual order is different from that expected by using rate law expression are called pseudo order reaction। मतलब जिसका ऑर्डर जितना हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन से एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम आएगा। और ऐसा क्यों आता है, क्योंकि बच्चे जो सब्सटेंस एक्सेस में होता है उस पर कंसंट्रेशन, उसके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्सेस में है, जैसे कि हम लोग समुद्र का पानी ले लिए, वो बहुत ज़्यादा है, उससे 1 लोटा पानी निकाल भी लेंगे तो समुद्र का पानी कितना घट जाएगा, कुछ नहीं घटेगा। तो इसीलिए जो सब्सटेंस एक्सेस में है तो उसका चेंज जो है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू टोटल। तो इसीलिए उसमें कंसंट्रेशन का चेंज नेग्लिजिबल होता है। तो कंसंट्रेशन का चेंज नहीं हो पाएगा तो वो रेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग उसके ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते हैं। जो सब्सटेंस एक्सेस में होता है उसका ऑर्डर हम लोग हमेशा 0 लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखना, हम लोग कोई एस्टर ले लेते हैं RCOOR-। अगर हम लोग वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, वाटर एक्सेस में ले लें, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस करें तो एसिडिक मीडियम में करते हैं, ये क्या बनाता है, एसिड प्लस अल्कोहल R-OH। अब ये एक्सेस में है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, RK इंटू इसका, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 1 होता है और H2O का भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस में है तो हम लोग 0 ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, KRCOOR- का पावर 1, H2O का पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या आ जाएगा, 1। मतलब दिख क्या रहा था यहाँ से रेट लॉ एक्सप्रेशन से, ये 2 आना चाहिए, लेकिन ये 0 क्यों आया, क्योंकि ये एक्सेस में है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। और बोर्ड में जनरली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ लेता है, तो उसमें लिखेंगे रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज 1, लेकिन एक्सपेक्ट हम लोग करेंगे इससे ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा, एक्सपेक्टेड इज मोर देन 1 आर नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। उसका एग्जांपल हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब जो इसका ऑर्डर है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आएगा। अब देखो जो बोर्ड है इसमें आपको कई बार पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे। और अगर डिफरेंस लिखने के लिए बोलेगा तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इधर हमने मोलिकुलरिटी लिया है और इधर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिया है। इस साइड हमने मोलिकुलरिटी लिया है, इधर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिया है। तो मोलिकुलरिटी क्या होता है, इट इज़ टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच ब्रिंग द केमिकल चेंज। जो मोलिकुलरिटी है ये टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है जो केमिकल चेंज
करता है, मतलब जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक साथ कंबाइन करता है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट इज़ द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं उसका जो पावर है उसके सम से आता है। जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ये हमेशा होल नंबर आएगा, जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 कुछ आएगा। लेकिन जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये कुछ भी आ सकता है, जीरो आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, इसकी सारे वैल्यू पॉसिबल है। जो हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये थ्योरी से हम लोग निकालते हैं। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ये सिर्फ हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकालते हैं। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ईच स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी जो ईच स्टेप होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। लेकिन जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये हम लोग इट इज़ मीन्ड फॉर द रिएक्शन एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल स्टेप। ये सारे कंप्लीट रिएक्शन का है, एक स्टेप का नहीं बनाते हैं। सारे, चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन हो या चाहे हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, किसी इंडिविजुअल स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी तो ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो कंप्लीट रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होता है, ईच स्टेप का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं।